तो जब मैंने पहली बार पापा को बोला था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो उन्होंने बोला मधुबनी से दरभंगा तुम अकेले नहीं गए दिल्ली जाओगे कि अगर आप खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं तो समय और किस्मत भी आपको धोखा नहीं देंगे। मैं खिड़की बोलता था और लड़के चिढ़ाते थे दिल्ली में, ओए खिड़की इधर आ। तो मैं बोला खिड़की सही तो है, पता नहीं खिड़की होता है। धैर्य रखना, तुम्हारा समय आएगा। जो मेहनत करते हैं और जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं उनका टाइम आता है और तुम्हारा टाइम आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हर एक्टर को अपना रास्ता खुद बनाना होता है, खुद तय करना होता है और खुद ही मंजिल तक पहुंचना होता है। लेकिन जब इसकी शुरुआत होती है तो मन में डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं, लेकिन उनका जवाब देने वाला आसपास कोई भी नहीं होता। ये जवाब भी खुद से ही ढूंढने होते हैं और रास्ते भी खुद ही बनाने होते हैं। ऐसे ही जवाब ढूंढने वाले और रास्ता बनाने वाले एक बहुत ही कमाल के कलाकार शशि रंजन जी मेरे साथ हैं। वेलकम टू जॉइन फिल्म। थैंक यू सो मच सर। जो मैंने कहा कि अपने रास्ते खुद सोचने पड़ते, खुद समझने पड़ते, तो जब मधुबनी में आप थे जी, तो पहला ख्याल और फिर उसको सही इम्प्लीमेंट करने तक क्या क्या चल रहा था माइंड में और क्या क्या कर रहे थे आप? कुछ खास ऐसा नहीं चल रहा था। मतलब ये था कि पढ़ाई में मैं सो ही था, बहुत तेज़ भी नहीं, बहुत बकवास भी नहीं, ठीक ठाक ही था। तो ऐसे घर में कुछ कुछ जो हरकतें हैं, जैसे आवाज़ बदलना या फ़ोन करके छोटी बहनों को परेशान करना कि मैं दोस्त बोली लड़की की आवाज़, ये सब करता रहता था मैं। तो मैं एक दुर्गा पूजा के टाइम पे अपने दोस्त के गांव गया था। तो वहाँ पे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न जो गवर्नमेंट का एक वो है पार्ट, तो उसका एक नाटक हुआ था। तो मैंने नाटक कभी देखा नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि इंडस्ट्री में थिएटर नाम की कोई चीज़ है या NSD या FTI ऐसी कोई चीज़ है और इधर से भी आते हैं। मुझे लगता था कि या तो स्टार्स के जो बेटे हैं वही आते होंगे या पैसे वाले आते होंगे। थिएटर मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा अरे ये तो मैं भी करता हूँ घर में, और दिनचर्या में ये सब चलता रहता है। तो मैं तुरंत स्टेज के पीछे गया, मैंने बोला कि मुझे भी करना है आपके साथ। अच्छा, सीधे पहुंच गया? सीधे पहुँच गया मैं। हाँ। वो कॉमेडी नाटक था और मैं हंस हंस के पागल हो गया था ऐसा। तो मैं पीछे गया और मैंने कहा मुझे भी करना है। मैं कहाँ रहते हो? मैंने कहा। तो बोले ठीक है कल 3 बजे आ जाओ। और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। और पापा मम्मी की तरफ से कभी, मतलब फैमिली की तरफ से कभी ऐसा नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। आस पड़ोस जो भी बोले कि हाँ क्या कर रहा है क्या कर रहा है, बट वो तब से मेरा शुरू हो गया वहाँ पे। और तो दिल्ली प्लान कैसे करा फिर आपने? दिल्ली प्लान ऐसे हुआ कि जब पहला नाटक किया मैंने, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसा कर पाऊँगा, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ऐसे कुछ मतलब मिमिक्री करना या कुछ भी करना और एक स्क्रिप्ट मिलना, उसको तैयार करना, कैरेक्टर अलग करना। बात। हाँ, तो जब पहला नाटक किया था उसमें हीरो का दोस्त बना था मैं। हीरो के 4 दोस्त होते, उसमें से एक दोस्त बना था और उस रोल के लिए काफ़ी अप्रिसिएशन मिला मुझे। उसके बहुत सारे शो किए हमने। तो जो सेकेंड नाटक हुआ तो उसमें मुझे लीड मिला। ओके। तो आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और जिस रास्ते पे हूँ वो सही है। तो फिर उसके बाद से उसकी जर्नी शुरू हुई। जब 1 साल किया वहाँ पे, यूथ फेस्टिवल में भी गया कॉलेज की तरफ से, उसमें कुछ प्राइज़ वाइज मिले। वहाँ से जब कुछ कप और शील्ड लेके आया तब पापा को हाँ लगा कि कुछ कर रहा है बेटा, ऐसा वाला। तो जब मेरे जो सीनियर हैं वहाँ पे, जो 15-20 साल से कर रहे हैं थिएटर और फैमिली या ऐसी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं इसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर तुमको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो मुंबई जाओ या दिल्ली जाओ। तो मुंबई तो कोई जानने वाला था नहीं यहाँ पे। तो दिल्ली में एक प्रकाश भैया हैं जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जॉब करते हैं और उनका एक ग्रुप भी है, उन्होंने बाद में बनाया था। तो मैं उनको कांटेक्ट किया था मैंने, और फिर मैं एक राजवत्स करके उनको भी ऐसा। कितनी उम्र थी तब आपकी? तब मेरी उम्र थी 17 साल। 17 साल में आपने दिल्ली का प्लान कर लिया? हाँ, वेरी गुड। और मधुबनी से एक शहर आगे दरभंगा करके एक है, जो कि 1 घंटे का रास्ता है। तो जब मैंने पहली बार पापा को बोला था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो उन्होंने बोला मधुबनी से दरभंगा तुम अकेले नहीं गए दिल्ली जाओगे? मैंने कहा हाँ, क्या करोगे? मैंने कहा ऐसा थिएटर करो। उन्होंने, लेकिन मैं तो नहीं भेज पाऊँगा पैसे जो भी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, जॉब करके हो या ऐसे भी हो कर लूँगा। और मैंने 12th ही पास किया था, ग्रेजुएशन भी करना था ऐसा। तो पापा ने बोला पढ़ाई, मैंने कहा वो कर लूँगा, मैं देख लूँगा, लेकिन मुझे जाना है ऐसा वाला। तो पापा ने कहा ठीक है जाओ। और फिर उन्होंने ज़्यादा कुछ वो रोक टोक नहीं लगाया कि कैसे नहीं जाना है इंडस्ट्री, ऐसा कुछ भी नहीं। मेंटली बहुत वो उसके लिए थे। तो फिर मैंने ठीक है। और पहली बार एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि जब मैंने पहली बार उन्होंने 500 रुपये दिए कि हाँ जाने के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। अच्छा। मुझे लगा स्टेशन पर जाऊँगा, टिकट लूँगा और बैठ जाऊँगा। तो पटना में जब मैं गया चाचा के, और मैंने बोला कि अच्छा दिल्ली जाना है, तो बोला रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन क्या होता है?
बोला रिजर्वेशन होता है, ऐसे सीट नहीं मिलना, रिजर्वेशन वो तो स्टेशन पे। बोला नहीं रिजर्वेशन, फिर रिजर्वेशन करवाया और अगले दिन की टिकट मिली ऐसा करके, तो फिर मैं आ गया। तो वहाँ दिल्ली से मुंबई, और आज जब आप देखते हो तो कितने सारे प्रोजेक्ट कर चुके हो एड फिल्म्स में और बाकी में? एड्स तो मैंने काफ़ी कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 150 प्लस एड्स कर चुका हूँ मैं, और बड़े बड़े ब्रांड के, हाजमोला हो गया, सेंटर फ्रेश हो गया, या इस तरीके बहुत सारे एड्स काफ़ी सारे कर लिए हैं। पहला मैंने शो किया था टीवी स्टार प्लस का, तेरे मेरे सपने, उसमें मेरा ऑलमोस्ट मतलब सेकंड लीड जैसा रोल था, जिसके लिए मैं स्टार परिवार अवार्ड में नॉमिनेट भी हुआ था। ओके। हाँ, पहले ही शो के बेस्ट कॉमेडी एक्टर के लिए, तो वो किया। उसके बाद टीवी में नहीं मिला कुछ, तो खैर वो तो क्राइम पेट्रोल मैंने बहुत सारा किया, क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया के भी मैंने कम से कम 100 से ऊपर एपिसोड किए, वो किए। ये OTT आने से पहले फिल्मों, मतलब ये होता है कि टीवी कर लिया, ऐड कर लिया, फिल्म मिले, और फिल्म में थोड़ा रह जा रहा था कि ऑडिशन हो रहा है, शॉर्टलिस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब क्यों नहीं हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। एक फिल्म की थी मैंने, ये तुम्हारी सुलू करके, उसमें एक सीन है मेरा, ठीक ठाक सीन है, एक ही सीन था, तो वो फिल्म का नहीं चल पा रहा था। लेकिन जब से OTT आया तो उसके बाद से ये रास्ते सारे खुल गए, मतलब हम जैसे हम लोग दिखते हैं, मतलब ऐसे अगर बोले तो जो हमारा लुक है उस तरह से, तो OTT आने के बाद सारा खुल गया। तो जैसे पाताल लोक हो गया, एक फिल्म आई थी लूट केस करके, फिर अभी एक फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पे कटहल, तो इस तरीके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वगैरह आने लगे। तो ये जैसे आपने खुद ने कहा कि पहले तो आपको काम मिला टीवी में, लेकिन जब फिल्मों में आप बार बार ऑडिशन दे रहे थे और नहीं हो रहा था, और आप ये सोचना चाह रहे थे यार क्यों नहीं हो रहा, नए एक्टर को भी यही प्रॉब्लम आती है कि ऑडिशन देता रहता है और उसको समझ में नहीं आता क्यों नहीं हो रहा है। ये दोनों लेकिन अलग अलग जगह पे हैं, क्या फ़र्क होता है दोनों में? फ़र्क मतलब बहुत, जब मैं स्टार्टिंग में आया ही था, और ये इन्फिनिटी मॉल जो है उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे एक लैंडमार्क करके एक वो था, उसमें आप बुक शॉप भी था खिलौने, तो उसमें आप बैठ के पढ़ सकते थे। हम लोग अगर ऑडिशन कहीं नहीं है तो वहाँ जाके बैठ के पढ़ते थे। अमरीश पुरी साहब की बायोग्राफी थी, उसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी जो मुझे बहुत पसंद है, कि अगर आप खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं तो समय और किस्मत भी आपको धोखा नहीं देंगे। आप खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं, अगर आप खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं तो समय और किस्मत भी आपको धोखा नहीं देंगे। सुपर। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो मैं आसपास देखता हूँ कि खुद को ही धोखा दे रहे हैं, कि अगर आपको खुद पे विश्वास है ना कि आप सही कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको मिलेगा काम। तो खुद को धोखे से मतलब ये जो हम देखते हैं कि स्ट्रगलर की बहुत बड़ी एक तादाद बनी हुई है, मतलब खुद से धोखा मतलब कि खुद की तैयारी नहीं है, खुद की तैयारी नहीं है, उस पर काम नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरे आसपास कैसे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं जो बचपन से थिएटर कर रहे हैं, ठीक है, उनकी हिंदी बहुत ख़राब है। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जब दिल्ली आया था तो मुझे नहीं पता था कि शराब में श आता है, सा ही बोलते हो गया, सा बोलता था। और जब सामने वाला टोकता था मुझे कि भाई मतलब शराब नहीं होता है, शराब होता है, शराब होता है, हाँ, शादी नहीं होता, शादी होता है। हाँ, मैं खिड़की बोलता था, और लड़के चिढ़ाते थे दिल्ली में, वो खिड़की धरा, तो मैं खिड़की सही तो है, पता नहीं खिड़की होता है। हाँ। और वो कभी कान में सुना ही नहीं हमने, अपने शहर में कभी वो शब्द सुना ही नहीं, तो मैं खिड़की तो होता है, नहीं खिड़की नहीं होता है, खिड़की ऐसा। तो ये मैंने उन लोगों को बोला कि ठीक है, ये मुझे ना टोक देना, जब भी मैं गलत बोलूँ तो मैं उस पर प्रैक्टिस करना शुरू किया, ठीक है, कि सा श क्या होता है या र क्या होता है। उसके बाद मैंने जो नुक्ता वुक्ता होता है उसके मटेरियल, हाँ, उस पर भी काम किया कि कौन कौन से अक्षर हैं जिनमें नुक्ता लगता है, जा होता है, फा होता है, ऐसे करके उस पर काम किया। तो अब अगर मैं बोलूं कि मुझे लगता है कि पहले जो बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा बहुत मेरी हिंदी ठीक हुई है, नहीं तो मैं बोलता हिंदी ठीक हुआ है। तो अगर आप वैसे ही आ जाते तो वैसे ही हो जाते। हाँ, वैसे ही। हाँ, तो खुद पे काम नहीं करोगे तो खुद को धोखा दोगे। तो वो आसपास अभी भी हैं मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे जो काम ठीक ठाक कर भी रहे हैं, लेकिन उनके हर कैरेक्टर में आपको वो दिखेगा कि ये बिहारी बोले या जो भी है, वो टच आ रहा है, टच आ रहा है। ओके। तो आपने डिफ्रेंशिएट नहीं किया ना, अलग नहीं किया कुछ। हम इरफान खान साहब, फिर लिमिटेशन हो जाती है ना, वही काम मिलेगा आपको जिसमें चल सकता है। हाँ, वो तो आपको कम करना पड़ेगा ना। आपकी हिंदी सही नहीं, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और हिंदी में काम करना चाहते हैं, हिंदी सही नहीं आपकी। अच्छा, जैसा आपने बोला कि अब जैसा हमारा लुक है, जैसा हमारा फेस है, पर्सनालिटी है, वैसे ही हमें काम मिलेगा, और विजुअल मीडिया में ठीक भी है वो।
ऐसे में जो सबसे बड़ा जिन्होंने तोड़ा था इस ब्रैकेट को वो थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, है ना, जिन्होंने सबसे पहले मेहनत की सबके लिए, मैं कह सकता हूँ इसका श्रेय उनको मिलना चाहिए कि उन्होंने अकेले स्ट्रगल करके इस तरह के फेसेस के लिए मार्केट ओपन कर दिया, है ना। आज जैसे हर आदमी अगर ये चाहता है कि मैं शाहरुख खान को लॉन्च करूं तो हर आदमी ये भी चाहता है कि यार मैं कोई नवाजुद्दीन दूं इंडस्ट्री को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ आपने एड फिल्म की जी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और क्या था? उनके साथ ऐड करने से पहले मैंने सेक्रेट गेम्स किया था। सेक्रेट गेम्स में मतलब ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर का नाम था गायतोंडे, तो गायतोंडे गैंग में 3 लोग होते हैं, इसमें से एक मैं भी था। तो कुछ 18 दिन की शूटिंग हुई थी, तो वो उस टाइम पे ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुई हमारी उस दौरान, लेकिन जब मैं अभी ऐड किया, अभी लॉकडाउन के बाद की बात है, तो मैंने ऐड किया, तब मैं ऐसे ही मिला, तो मैंने बोला कि दादा मैंने आपके साथ सेक्रेट गेम्स किया है। उन्होंने बोला हाँ मैंने देखा है, तभी मुझे लगा तेरा चेहरा देखा हुआ सा लग रहा है। मैंने कहा जी, तो ऐसे बातचीत हुई। फिर मैंने बताया उनको कि जो मेरे गुरु मतलब अब तो गुजर गए, महेंद्र मेवाती जी, तो वो नवाज भाई के सीनियर हैं। तो मैंने बताया कि मैं महेंद्र भाई का स्टूडेंट हूँ और मैंने दिल्ली में थिएटर किया, और दिल्ली में जिनके साथ किया वो सारे मतलब नवाज भाई के, तो ऐसे अच्छा उनके साथ किया, वैसे अच्छा उनके साथ किया, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो ये वाला एक कनेक्शन हो जाता है कि वो उनके सारे सीनियर थे, इनके साथ मैंने नाटक किया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन पंकज त्रिपाठी जी के साथ एक ऐड किया था मैंने, 2 ऐड कर लिया, तो एक 1mg ऐप का किया था और एक अभी वो किसानों का एक ऐप था उसके ऊपर, तो उनसे बातचीत हुई। तो शायद उन्होंने मेरा काम देखा होगा, तो मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने बुलाया मुझे सेट पे जब आए, तो मुझे लगा मैं तो कभी मिला नहीं उनसे, मैं पीछे देखने लगा कि हाँ इधर आओ जी, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा शशि रंजन। अच्छा काम करते हो तुम। मैंने कहा आपने क्या देखा? तो बोले कोई शॉर्ट फिल्म या फिल्म देखी है, अच्छा किया था। मैंने कहा थैंक यू सो मच। फिर कहाँ से हो, ये सब ने बात। फिर अभी जब दूसरा ऐड किया तभी डायरेक्टर ने मिलवाया कि ये शशि रंजन है, ये वो कर रहे किसान वाला रोल, अरे इसको तो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा कर रहा है। मैं थैंक यू सो मच भैया। फिर एक बहुत अच्छी बात उनकी लगी मुझे कि कुछ ऐसे ही बात हो रही थी और अचानक से उन्होंने बोला कि एक बात बोलूँ शशि? मैंने कहा जी भैया बोलिए ना। धैर्य रखना, तुम्हारा समय आएगा। जो मेहनत करते हैं और जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं उनको टाइम आता है और तुम्हारा टाइम आएगा। मैंने कहा आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस दिया, देखा है। उन्होंने भी धैर्य कम थोड़ी रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने भी वो एक सीन के रोल किए हैं, छोटे छोटे रोल किए हैं। वो रन फिल्म में एक सीन, वो कौवा बिरयानी वाला सीन है, या उसके बाद ओमकारा में भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा। तो अब जाके, और वो ऐसे लोगों से आप सुनने को मिलता है, जैसे गोविंद नामदेव सर हैं जो मेरे गुरु के भी गुरु थे, गुरु हैं मतलब महेंद्र भाई के भी गुरु हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो महेंद्र भाई ने सबके नंबर दे दिए थे मुझे, जो उनके बैचमेट्स हैं, जैसे मुकेश तिवारी हो गए, यशपाल शर्मा, अतुल कुलकर्णी, ये लोग सबके नंबर। और उन्होंने गोविंद नामदेव जी का भी नंबर दिया था कि मैं तुम्हारा गुरु और वो मेरे गुरु, उनके चरणों में जाके गिर जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सबको फ़ोन करता रहता था। और जब मैं आया तो मुझे लगा कि पहले यहाँ पर टिकना है, तो मुझे लगा था कहीं भी एडी में या कास्टिंग में या प्रोडक्शन में कुछ भी काम मिल जाए ताकि मैं रुक पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा पैसे थे नहीं। तो मैं सबको फ़ोन करता रहता था, गोविंद नामदेव सर को भी कुछ दे दीजिए कुछ। तो बोले देखो अब मेरी फिल्म का, मेरा फिल्म प्रोडक्शन होता तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन कहीं भी कुछ लगेगा तो बताऊँगा। और अच्छा हुआ कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई कि मेरे रूममेट्स बहुत अच्छे मिले, जो मुझे जानते नहीं थे, इस लाइन से भी नहीं थे, होटल में जॉब करते थे। हर्षल करके था एक, परिउदय, रोहित आवटे, ये लोग थे, अरुण। तो इन लोग साथ जब मैं रहता था तो मेरे पास कुछ 500 रुपये बचे हुए थे और मैंने उनको दिया, क्योंकि हम एक मालवानी में चौल जैसा एक घर था उसमें रहते थे, तो 700 रुपये पर हेड बनता, तो मैंने 500 दिए। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये रखो। मैंने कहा नहीं रख लो, बाकी मैं दो। अरे जब पैसा आएगा तब देना। तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी कि इसको मुझ पे भरोसा हो रहा है। अभी मुझे ही नहीं पता कि मैं अभी कहीं जॉब करूँगा क्या करूँगा। तो ये मैंने कहा हाँ। खाना खाने के लिए गए बाहर, तो मैंने कहा मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बड़ी पार्टी लूँगा जब काम मिलेगा। तो उनको ये लग रहा है कि मुझे कम पार्टी दी कि नहीं दी? हाँ बिल्कुल। जब मेरा पहला काम किया तो टीवी सीरियल किया था, और पहला चेक आया था मेरा कुछ 83,000 का। तब सब रूममेट 7 लोग थे हम लोग। तो गोविंद नामदेव सर को जब मेरा काम शुरू हो गया एक्टिंग का ही, तो मैं उनको एक्टिंग के ही सारे क्लिप्स भेजने लगा। तो मेरा एक ऐड है रेडियो मिर्ची का, जो कुछ 2.5 मिनट का डिजिटल ऐड है। तो बाकी सब काम में वो मैसेज करते रहते थे कि हाँ अच्छा है, सही है, करते रहो। वो जब ऐड भेजा तो उन्हें बहुत लंबा सा मैसेज आया था। मेरा निकनेम बंटी है, तो वो बंटी नाम से ही जानते हैं मुझे। बंटी तुमने बहुत अच्छा काम किया है और
मेरी वाइफ तो फ़ैन हो गई ऐसा करके कि जब भी कोई फिल्म बनेगी तो मैं तुम्हारा नाम रिकमेंड करूँगा, और तुम्हें अगर लगे कि कोई फिल्म बन रही हो और मेरे फ़ोन कर देने से वो हो जाए तो मुझे बताना, और हर 2-3 दिन में फ़ोन कर लिया करो। तो वो जो मैसेज आया मेरे लिए बहुत वैसा वाला था कि वो अप्रिशिएट करें, मतलब महेंद्र भाई की भी गुरु रह चुके हैं वो, तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इसका मतलब ये भी हुआ कि जब हम अपने आप को भी साबित करते हैं तो सपोर्ट सिस्टम और बढ़ जाता और है। बढ़ जाता है। लेकिन आप सिर्फ भरोसे पे बैठ जाओ तो नहीं, गड़बड़ है। बिल्कुल, जबकि आपके आसपास नेगेटिव लोग भी बहुत होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो मैं आया मिलने के लिए गया, जान पहचान से मिलने के लिए गया। जैसे आपने बोल दिया कि हाँ वहाँ जा रहे हो, मेरा दोस्त है मिल लो, और मैं वहाँ गया और उसने बोल दिया कि एक्टिंग करना है, शक्ल देखिए 6 साल से हूँ मैं, ठीक है, कहीं प्रोडक्शन में, ऐसा वाला बोला। जब मेरा काम आया तो वही बंदा वाला देखा, मैंने बोला था ना काम मिलेगा, मैंने कहा अरे क्या बोला था, मुझे सब याद है, मुझे मत बता भाई, ठीक है। तो वैसे भी लोग हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव लोग हैं और काम कर रहे हैं और एप्रिसिएशन मिलता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप बहुत बूस्टअप होते हो कि हाँ यार। तो ये ना इस चीज़ को लेकर बहुत सारे कॉमन लोगों में एक बहुत बड़ा वो रहता है, मित्र रहता है कि यार मैं एक नॉर्मल लुक लाइक हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्सनैलिटी को, मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन भी अलग है, और फिल्म एकदम ग्लैमर वर्ल्ड, तो पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, वो सेल्फ डाउट बहुत रहता है। तो उन लोगों के लिए क्या कहोगे आप? मुझे लगता है कि जैसे जब मैं आया था बॉम्बे में, तब तो ओटीटी नहीं था, और टीवी सीरियल जितने भी थे वो सारे वैसे थे जिसमें आप ऐसे देखें तो मॉडल्स और उस तरह के लोग चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बॉडी वॉडी, जिनको बोलते हैं हाई क्लास, रिच क्लास और अप मार्केट, हाँ। तो एक शो आता था बालिका वधू, जो गांव के बैकग्राउंड पे था, तो मुझे लगा इसमें मैं फिट हो सकता हूँ। अच्छा, मतलब आपने इस तरह से टारगेट किया? हाँ। तो मैं उस ऑफिस में ना बराबर जाता था, और मैं ऐसे जाता था कि जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उनको मैं बोलता था कि मेरे लिए कुछ है क्या, कि मुझे लगता था कि इसमें कुछ 10 दिन का 15 दिन का जो भी काम मिल जाए, क्योंकि मेन कास्ट तो है, बाकी गांव वाले आते रहते हैं, ऐसा वाला कुछ। तो बोलते अभी नहीं, 10 दिन बाद आओ। तो 10 दिन के बदले में मैं 7वें या 8वें दिन पहुंच जाता था, क्योंकि उसको थोड़ी पता होगा कि 10 दिन हो गए। किस किस को बोला उसने? हाँ, तो मैंने बोला था 10 दिन हो गए, आपने बोला था अभी तो नहीं है, 1 हफ्ते बाद आओ, ऐसे 3 महीने हो गए, ठीक है। और उसी टाइम पे, और मुझे बॉम्बे में रहते हुए 1.5 साल हो गया था, और भी जगह जाता था मैं, लेकिन वहाँ स्पेशली जाता था। तो मुझे पता चला कि दबंग की कास्टिंग चल रही है कहीं और, मैंने कहा ठीक है। और फिल्मों में वहाँ पे वैसा होता था कि उस टाइम पे तो वो फोटोग्राफ देते थे, अब व्हाट्सअप आ गया है, उस टाइम पे तो एल्बम लेके फोटो पीछे नाम और वो सब लिख के देना पड़ता था। तो फिल्मों में उतना एंटरटेन नहीं करते थे कि अगर एसोसिएट डायरेक्टर या कोई एडी वगैरह जानता है तो मिल लेता था, फोटो लेता था, लेते नहीं। तो मैंने कहा दबंग की कास्टिंग चल रही है सलमान खान की, वहाँ पे जाने से इससे अच्छा पहले इधर हुआ था। और मैं वहाँ चला गया और मैंने बोला कि मेरे लाइक कुछ है क्या, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला 7 दिन हो गए, आपने बोला था, अभी तो नहीं है, देखता हूँ, अच्छा रुक एक ऑडिशन दे दे। मैंने ऑडिशन दे दिया, वो भी गांव के बैकड्रॉप पे ही था, मैंने दे दिया। अगले दिन उनका फ़ोन आया कि ऑफिस आ जा बात करनी, तो मुझे लगा कि हो गया काम। तो मैं मलाड में रहता था, मालवनी में, तो मैं बस में ऐसा आ रहा था, और 1.5 साल हो गए थे यहाँ पे। और 1.5 साल में चूँकि फाइनेंशियली आप सोचते हैं ना कि आपने जैसे जैसे जुगाड़ किया हो, कि लेके इधर उधर जो भी आपने किया हो, तो रास्ते भर ऐसा मनाते जा रहा था कि 10 दिन का हो जाए, तो ये कर और ये उसको दे दूंगा, उसका ये निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं 10 दिन का नहीं 15 दिन का हो जाए, ये भी ऐसा वाला चल रहा था। फिर यहाँ पे आया, पता चला नया शो बन रहा है, और वो भी गांव के ही बैकड्रॉप पे, ठीक है। गंगा जमुना जो फिल्म थी, गंगा जमुना उसकी तरह फिल्म थी, तो हीरो और हीरो का दोस्त, नया शो है, ठीक है। और महीने में 25 दिन शूट होगा, ओहो, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है, ठीक है। जबकि 1.5 साल से घर वालों से जब बात होती थी कि हाँ क्या चल रहा है, अभी ऑडिशन चल रहा है, क्या चल रहा है दिल्ली में, मैंने बोला क्या चल रहा है, रिहर्सल प्ले, ये अभी क्या चल रहा है, ऑडिशन चल रहा है, अच्छा वो प्रशांत को 10 दिन का काम मिला है, वो प्रत्युष को ये कहा, अच्छा। और यहाँ पे आपने हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, वहाँ पे पैसे वैसे की बात हो गई, पैसे जैसे की बात हो रही है आज की, जो मिल जाए तुम दे दो वैसा वाला। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, मैं उसको बोला मैं बता सकता हूँ घर पे या किसी, हाँ बता सकता हूँ, ये डर है बहुत बार, ऐसा लोग बोलते हैं बताना मत, जब तक हो ना जाए ये वो। तो मैं सबसे पहले लॉबी से फ़ोन किया अम्मा को, और रोते बोला काम मिल गया, और 10 दिन का नहीं, 15 दिन का नहीं, पूरा 1 साल का काम मिला है, 25 दिन का शूट है, ये वो, माँ बोली मंदिर चले जाना, ये वो, इन्फिनिटी मॉल गया, दोस्त इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उठा लिया, अरे बहुत मुबारक हो। तो वो काम हुआ, और उसके बाद फिर शो कोई टीवी में नहीं मिला, उसके बाद फिर वही स्ट्रगल रहा कि काम ढूंढना पड़ रहा है। फिर मैं उस काम के बाद 1 BHK में शिफ्ट हुआ था, लेकिन वापस से फिर ऐसा रहा, बट कोई दिक्कत नहीं।
तो वो फिर 8 महीने कुछ नहीं, क्योंकि बाकी टीवी शो वैसे ही चल रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री में सब जान गए मुझे, कास्टिंग वाले सब जान गए, लेकिन जब जाता भी था ऑफिस, अरे आपका तो वो शो हाँ दिखा था, इसमें कुछ नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है कोई नहीं। 1-2 शो किए भी, उसमें कुछ सर्वेंट का कैरेक्टर था, 10 दिन का काम था, कर लिया। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन ठीक है पैसे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया। तो अब जो ये OTT वगैरह आ गया ना, ये इतने रास्ते खोल दिए हैं इसने, ठीक है, आपको बस पहुंचना होता है वहाँ तक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जाते ही नहीं, अरे वो तो जानता है, अरे क्या दिक्कत। जैसे आपने फॉलो अप किया लगातार 10 दिन 7 दिन, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लोग नहीं करते हैं। मैं अब भी की बात बताता हूँ आपको, अब भी कास्टिंग में जितने लोग हैं वो ऑलमोस्ट जानते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन फ़ोन ना आए तो मैं बाहर निकल जाता हूँ और मिल के आ जाता हूँ, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि असिस्टेंट चेंज हो गए हैं, अब कोई नया आ गया है, वो नया डाटा लेके आया होगा, या जो भी है, या एक रिमाइंडर भी होता है कि मैं आपसे बहुत दिन तक नहीं मिला, आपके ध्यान में नहीं रहेगा, ठीक है, आप एक फिल्म बना रहे हैं, आपसे मैं 1 साल से नहीं मिला, अभी मैं कल मिल के गया हूँ, अरे हाँ वो शशि आया था, अरे हाँ तुम आ गए, तुम्हारे लिए ऐसा कई बार होता भी, अरे हाँ तुम आ गए, एक ऑडिशन दे दो, क्या दिक्कत है, काम मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा झिझकते हैं काम मांगने से। और अच्छा, एक लिमिट के बाद वो फिर ऑडिशन पे जाना बंद कर देते हैं लोगों से, और एक माइंडसेट बना लेते हैं कि यहाँ तो जुगाड़ से काम मिलता है, जुगाड़ से काम मिलता है, और उसके बाद खुद पे वो अमरीश जी वाली बात की, खुद को धोखा देना। हाँ, खुद को धोखा दे रहे। मैं बताता हूँ आपको, लखनऊ से एक लड़का आया, किसी का रेफरेंस है, मेरे दोस्त के रेफरेंस से, तो उसने बोला कि प्रशांत भैया ने आपका नंबर दिया, मैंने ठीक है मिलो, मैं मिला, तो मैंने कुछ नंबर्स दिए उसको कास्टिंग वालों के, मैंने कहा इसको मैसेज करते रहना, फ़ोटो भेज देना, और तुम्हारे लिए कुछ काम होगा तो बताऊंगा अगर लगेगा तो, ये सब बता दिया मैंने उसको अच्छे से मिल के। 15 दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया, 15 दिन के बाद फ़ोन आया, अरे शशि भाई क्या हाल है, अरे तुम तो भूल ही गए, अरे फ़ोन कर लिया करो यार, तभी तो काम होगा। मुझे लगा कि अभी 15 दिन पहले, ठीक है, अच्छा, मैंने कहा 1 मिनट मैं कॉल करता हूँ, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा तुमने किसको नंबर दिया है? हाँ, वो मुझे बोल रहा है कि तभी तो आप फ़ोन कर लिया करो तभी काम होगा। उसके बाद वो जब मिला मुझे, अरे यहाँ पे मैं देख लिया भाई, सब समझ गया मैं, ठीक है, सब जुगाड़ से होता है, कोई ऑडिशन कुछ नहीं होता, जुगाड़ होना चाहिए, ठीक है तुम समझ लिया ना, ओके। 2-4 दिन बाद वो वापस चला गया था जुगाड़ के साथ। मैं सबको बोलता हूँ कि यार मेरे सामने जुगाड़ मत बोलो, नहीं मैं होता। हर एक काम ऑडिशन से पाया है, और उसके बाद जिस डायरेक्टर ने मुझे जाना है उसने वापस बुलाया है, लेकिन वो पहली मुलाकात तो मुझे काम ऑडिशन से ही हुई है, प्रूव करने के बाद प्रूव किया है, ठीक है। मेरे चाचा या मौसा थोड़ी हैं। एक फिल्म में मेरी बातचीत हुई थी, फिल्म पैसे वैसे को ले करके, तो उन्होंने बोला कि इसका बजट है 5000, मैंने कहा मैं लूँगा, मैंने मुझसे पूछा कितना लगा, मैंने कहा 25,000, तो प्रोडक्शन जो लाइन प्रोड्यूसर होता है वो उसने हंसने लगा कि नहीं हमारा तो 5000 है, 20 तो हटा दीजिए। मैंने कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे काम, बहुत कम बोल रहे आप। तो बोले कि नहीं वो डायरेक्टर साहब ने आपका नंबर दिया है। मैंने कहा जब डायरेक्टर ने नंबर दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, वो मेरे चाचा या मौसा तो है नहीं, ठीक है, कि ये मेरा भतीजा है भांजा ले लो, ठीक है, सोच नहीं। हाँ, मैंने कहा किस, मैंने कहा एक स्टार है आपकी फिल्म में, आप ये मत बोलो बजट कम है, आप ये बोलो आपके लिए बजट कम है। हाँ, ये बोलो ना आपके लिए बजट कम है। तो ऐसा होता है कई बार, ये ऑडिशन है, मतलब बहुत सारे अपने दोस्त यार जितने भी हैं मैं सबको बोलता रहता हूँ, कुछ लोग सुनते हैं, बहुत लोग नहीं सुनते हैं, नहीं सुनने वाले ज़्यादा हैं। हाँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं अपने काम का खुद जिम्मेदार हूँ कि मैं काम करूँगा। जैसे मुकेश छाबड़ा जानते ही होंगे आप, मुकेश भाई को मैं दिल्ली से ही जानता हूँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट। अभी भी मैं चला जाता हूँ उधर, कई बार तो मैं मिल लेता हूँ, कैसा है बंटी, कैसा चल रहा है, कैसा, हाँ बढ़िया भैया, या वहाँ पे हैरी भाई हैं, या और भी बहुत सारे कास्टिंग एक्टर हैं। मतलब काम मिले ना मिले, आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। आप अपना अप्रोच तो दिखाओ, अप्रोच तो दिखाओ, ठीक है। हो सकता है वो ये सोचे कि अरे यार काम मांगे तो कभी आता नहीं है, या कभी ऐसे देखा नहीं, ठीक है, क्यों बुलाएं, ये भी तो होता है, ये भी तो होता है, उनका भी तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है जो भी है। मैं अगर उनसे बार बार पूछ रहा हूँ, अरे यार इसको काम की ज़रूरत है, हाँ ठीक है इसको, ठीक है। तो अभी तक आपको वो दोनों लाइनों ने बड़ा साथ दिया, जो पंकज जी ने कहा था कि सब्र रखना, और अमरीश जी की बात की खुद के साथ धोखा मत करना। लेकिन आगे अब आपको क्या पुश कर रहा है, क्या मोटिवेट कर रहा है और आगे जाने के लिए? मैं एक्चुअली अभी जो जितने भी काम हैं अभी तक जो किए हैं वो ठीक ठाक रहे हैं। ठीक ठाक मतलब किसी को दिखा सकते हैं आप। जैसे मैंने कुछ शॉर्ट फिल्में भी की हैं जो आप दिखा सकते हैं। लास्ट ईयर एक शॉर्ट फिल्म की थी, विस्लिंग वुड का जो स्टूडेंट जो होते हैं उनको जो बनाने के लिए मिलता है, तो वो कांस में सेलेक्ट हुई थी। कई बार मैं पैसे नहीं भी वो चार्ज करता हूँ कि ठीक है अगर अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब दो ही चीज़ें, या तो पैसा मिले या काम मिले।
मतलब वो काम आप सेटिस्फेक्शन कहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब वो काम मैं दिखाऊं तो कोई ये थोड़ी पूछेगा कि कितने पैसे मिले। राइट, ठीक है, काम होना चाहिए। तो वो अगर काम, तो जितने भी अभी तक काम किए वो सब दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही काम जो दिखा पाऊँ वो करता रहूँ, अपना जीवन यापन चलता रहे। और स्टार बनना नहीं बनना या जो भी जिस लेवल पे आप सोचते हैं, मैं काम करने आया था, काम कर रहा हूँ ठीक ठाक, और वही मेरा सेटिस्फेक्शन है। हाँ, थोड़ी ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतें होती हैं वो थोड़ी पूरी हो जाएँ। हर किसी का एक सपना होता है कि हाँ एक घर हो जाए, ठीक है, इतना ये सब हो जाए, बाकी सब अच्छा चलता रहे बस। कभी ये ना हो कि मुझे काम जब नहीं मिले और उसकी वजह से जो आप बाकी चीज़ें दिक्कतें होती हैं, वो होने लगे, परेशान होते हैं या जो भी, वो ना हो। खाना पीना चलता रहे, रोज़ खाओ, ऐसा वाला। थैंक यू शशि, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह वीडियो कंक्लूड करता हूँ, लेकिन कंक्लूड करने के लिए सिर्फ 2 ही बातें हैं जो अमरीश पुरी जी की किताब से पढ़ी कि खुद के साथ धोखा मत कीजिए। मैं मैक्सिमम स्ट्रगलर्स को यहाँ पे देखता हूँ कि वो खुद के साथ ही झूठ बोल रहे हैं, खुद के साथ धोखा दे रहे हैं। जो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि यार सब काम जुगाड़ से मिलता है, कोई जुगाड़ नहीं चलती। बहुत ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है, आप ऑडिशन देंगे, आप प्रूव करेंगे, आपको काम मिलेगा। आप ऑडिशन नहीं देंगे, चाहे कुछ भी सोच के ना दे रहे हो, आपको काम नहीं मिलेगा शुरुआत में, तो फिर काम से काम भी मिलता है। आपको अपने लोग भी तभी सपोर्ट करने शुरू करते हैं ज़्यादातर जब आप उनके सामने भी प्रूव कर देते हैं, उनके भरोसे नहीं रहते, जैसे गोविंद नामदेव जी का उन्होंने किस्सा बताया। दूसरी बात कि सब्र तो रखना पड़ेगा। आप जब सब्र रखते हैं और चलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले आगे ही पहुंचते हैं और आगे ही पहुंचेंगे। आज के वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।